जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनके ना सिर्फ पूरी दुनिया में इसराइल तक के न्यूज़पेपर भी उनका नाम लिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि इस मीडिएशन के किंग हैं। अमेरिकी डेलीगेशन है जिसमें नायब सदर जेडी वैंस शामिल हैं, वो भी पाकिस्तान में आ चुका है। इस वक्त बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर तारीफें हो रही हैं। एस्केलेशन थी बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रही थी, वो डी एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। हमारा जो हमसाया है उसको बिला वजह की दर्द शुरू हुई है। जाहिर है उन्होंने गलती ये की, इंडिया ने वो ये की कि प्रीमेच्योरली जाके इसराइल को अपना अबू बना लिया। ईरान की रिकंस्ट्रक्शन की जो शिक है उसके अंदर तकरीबन $1 ट्रिलियन या जो सीज किए हुए एसेट्स हैं उनको वापस लेने की बात की जा सकती है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो अपनी जगह पर होते हैं। अमेरिका ये समझने में कामयाब हो जाता है कि मेरा असल दुश्मन कौन है और असल दोस्त कौन है, तो फिर इसराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी को तो फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो अभी सूरत हाल बनी हुई है इंटरनेशनल, ईरान इसराइल वॉर की सूरत हाल है, वर्ल्ड वॉर 3 से लोग इसको रिलेट कर रहे हैं कि शायद उस तरह की वॉर बन जाएगी इन फ्यूचर अगर इसको ना रोका गया। और पाकिस्तान इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है मीडिएशन का। और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनके ना सिर्फ पूरी दुनिया में इसराइल तक के न्यूज़पेपर भी उनका नाम लिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो इस टाइम इस मीडिएशन के किंग हैं। तो इस तरह की बातें चल रही हैं, तमाम चीजों पर हम मसूद चौधरी साहब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मसूद साहब, ये जो तमाम मामला चल रहे हैं इस्लामाबाद की, इस टाइम क्या सूरत हाल है और क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर, आप क्या देख रहे हैं? इस्लामाबाद इस वक्त तैयारी कर रहा है और तैयारी भी अपने मेहमानों की आमद की कर रहा है। सऊदी अरब के डेलीगेशन ने आना है, मिस्र के डेलीगेशन ने आना है, फिर उसके बाद हाई लेवल डेलीगेशन टर्की से आना है, और सबसे बढ़कर जो अमेरिकी डेलीगेशन है जिसमें नायब सदर जेडी वैंस शामिल हैं, वो भी पाकिस्तान में आ चुका है या आने वाला है। डेलीगेशन के कुछ लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, जबकि कुछ लोग अहम जो लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान आना है। रेड जोन में सिक्योरिटी की बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो तमाम इंतजाम किए गए हैं और इस तमाम मामला पे बहुत सीरियसली डिस्कशंस जारी हैं। फॉरेन ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीजों को मैनेज कर रहा है। सिक्योरिटी के मामलात हो, आपने फील्ड मार्शल का जिक्र किया, आसिम मुनीर साहब का किरदार हो, वजीर आजम का किरदार हो, पाकिस्तान की जो तमाम तबकात हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनका किरदार हो, इस वक्त एक पूरा माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तमाम सहाफ़ी इस वक्त बाकायदा रिपोर्ट कर रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसके ऊपर बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर तारीफें हो रही हैं, और ये नो डाउट हमारे लिए एक फख्र का मामला भी है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, चौधरी साहब, ये तमाम मामला तो ठीक है, लेकिन इस टाइम ईरान और ये जो अमेरिका इसराइल वॉर है, अब ये कहां पर खड़ी है ओवरऑल? देखें, सीज फायर इन दैट सेंस हुआ है कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन नहीं होगी, लेकिन जो दोनों पार्टीज हैं वो अपनी अपनी जो डोमिनेंस है उसको, इसको बेसिकली मिलिट्री टर्म्स के अंदर गेनिंग योर ग्राउंड कहते हैं, कि वो दोनों पार्टीज जो है वो अपना अपना ग्राउंड जो है वो लेने की कोशिश कर रही हैं और मुसलसल कर रही हैं, अपने आप को असर्ट जरूर कर रही हैं। फिर इस तमाम तनाजुर के अंदर फेक न्यूज बहुत ज्यादा फैल रही है और फेक न्यूज का बहुत ज्यादा जो है वो किरदार है। तो दोनों पार्टी जो है वो अपने आप को एक मखसूस लाइन में भी रखे हुए हैं, और हमें जो मिसाइल मारना और उनको काउंटर करना, और वो जो पहले जो एस्केलेशन थी बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा तबाही की तरफ जा रही थी, वो डी एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जाहिर है कि इस सारे तनाजुर के अंदर जो दीगर प्लेयर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, तो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का एक किरदार है और उस जबरदस्त किरदार के तमाम लोग मोतरफ भी हैं, और पाकिस्तान उसमें जबरदस्त किरदार अदा भी कर रहा है। सबसे अहम बात जो सबको क्लियर होनी चाहिए और सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान अमन के साथ है। पाकिस्तान के खिलाफ किया जाने वाला प्रोपोगंडा हो वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ने हर दो सूरत के अंदर अमन का रास्ता अपनाया है, और अब आलमी तौर के ऊपर पाकिस्तान ये बात साबित कर रहा है कि हम अमन के साथ हैं। हमारा जो हमसाया है उसको बिला वजह की दर्द शुरू हुई है, और वो जो दर्द है उसका कोई इलाज नहीं है। जाहिर है
उन्होंने गलती ये की, सिफारती तौर के ऊपर जो गलती उन्होंने की इंडिया ने, वो ये की कि प्री मेच्योरली जाके इसराइल को अपना अबू बना लिया। और जब वो अपना अबू बना लिया तो फिर उसके बाद इंडिया और इसराइल दोनों एक सिक्के के दो रुख हो गए। लेकिन उसका बाद के अंदर उन्हें बहुत शदीद तरीके से नुकसान हुआ, और उसका नुकसान की वजह से वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे चले गए, और अब सिफारती तौर पर वो इतना पीछे जा चुके हैं कि उन्हें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी और मजका खेज बयानबाजी करके वो कोई उससे लेवरेज हासिल कर सकते हैं। इस तरह नहीं होता और ना ही इस तरह होगा। तो आलमी तौर के ऊपर पाकिस्तान के किरदार को बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो है वो हमारा हमसाया जो है इंडिया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बहुत बड़ी खबर ईरान से आती है कि ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है, जिस तरह उन्होंने उसका कामयाब तरीके से यूज किया, और वो बहुत बड़ी तादाद में ऑलरेडी मिसाइल सिस्टम बना रहे हैं। बहुत सारे लोग शुरू में कहते थे जब ये जंग शुरू हुई थी कि शायद ये मिसाइल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ईरान क्या करेगा, ईरान के पास डिफेंस के लिए कुछ नहीं होगा, ईरान, ये तमाम चीजें नजर आ रही थी। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में कोई बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा नहीं, उन्होंने अपनी जो उनकी पासदाराने इनकलाब है, जो उनकी फोर्सेस है, उनमें भर्तियां कर ली हैं, और वो दोबारा से फिर प्रिपेयर हो गए इस जंग के लिए। क्या सूरत है ईरान में? जी हाँ। इसके ऊपर मैं दो खबरें आपको मजीद भी दे देता हूं कि यूएस ने, अमेरिका ने, जो पाकिस्तान के जराए थे उनके साथ बात करते हुए ये कहा कि हम तकरीबन 5 लाख की जो ग्राउंड ऑफेंसिव फोर्स है उसको मोबिलाइज करने का इरादा रखते हैं। अब मैं जाहिर है जराए तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सहाफी हूं, लेकिन दूसरी जानिब पास्तारा ने, इनकलाब ने फिर उसके बाद ये बयान जारी किया कि हम 10 लाख लोग जो हैं वो आईआरजीसी जो डिफेंस फोर्सेस हैं ईरान की, उनके अंदर भर्ती करते हुए उनको आगे ले आएंगे, और आपका जो सामना है वो 1 to 2 के मुकाबले पे, यानी एक के मुकाबले में दो फौजियों के साथ आपका मुकाबला होगा। लेकिन जो जो गेम चेंजर है वो शहाद ड्रोन है। और गेम चेंजर क्यों है, मैं आपको एक मामला बता देता हूं कि जो भी डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कोई भी 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या 5 मिलियन या 10 मिलियन डॉलर के इर्द गिर्द है, जबकि जो शहाद ड्रोन की कॉस्ट है वो तकरीबन $70,000 के इर्द गिर्द है। तो जो इक्विपमेंट है जिसको कि अभी तक वो तबाह कर चुके हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $25 अरब का जो इक्विपमेंट है वो तबाह किया जा चुका है अब तक, और दूसरी जानिब से भी बहुत ज्यादा अरबों में जो है वो नुकसानात हैं। और मुमकिनात में ये बात भी तजिया निगार ये बात कर रहे हैं तमाम डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कि अगर अमन मुआहदा साइन होता है तो उसके अंदर तकरीबन जो रिकंस्ट्रक्शन का जो मामला है, ईरान की रिकंस्ट्रक्शन की जो शिक है, उसके अंदर तकरीबन $1 ट्रिलियन या जो सीज किए हुए एसेट्स हैं उनको वापस लेने की बात की जा सकती है, और 1 ट्रिलियन तक की बात जो है वो नुकसान की मद में ईरान कर सकता है। तो ये दोनों तरफ से बातें जरूर हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जाहिर है मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो अपनी जगह पर होते हैं। हम तो रिपोर्ट ही करेंगे जब जो भी चीज मुसद्दिका होगी, लेकिन जो स्पेकुलेशंस हैं उनसे ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान भी कहता है कि इनको स्पेकुलेशंस को जो है वो बराबर लेना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको एम्फसिस नहीं करना चाहिए। जी ड्रोन सिस्टम जिस तरह आपने बताया, जिसका जिक्र किया, एक तो वो कैसे इतना, चलो उसकी प्राइसेस तो समझ आती हैं, लेकिन कितना, किस तरह वो नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को, क्या उसका इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरी, उनका जो मिसाइल सिस्टम है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मिसाइल सिस्टम में जो क्लस्टर बम, क्लस्टर मिसाइल्स हैं वो सबसे ज्यादा गेम चेंजर का किरदार अदा कर रहे हैं। एक बैटरी जो काउंटर करती है किसी भी मिसाइल को, वो तकरीबन 7, 8 या 10 तक मिसाइल जो है वो दाग सकती है किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए। लेकिन जब क्लस्टर बम चलता है, क्लस्टर मिसाइल जो है वो अपना काम करता है, तो एक मिसाइल के साथ आप देखें तो आपको 20-20, 30-30, 40-40 जो है वो वॉरहेड्स नजर आते हैं। उनको रोकना अमली तौर पर नामुमकिन होता है। फिर जो शहाद ड्रोन है वो बड़ी ही लो ट्रेजेक्ट्री के ऊपर फ्लाई करता है। पीटर इंजन उसके अंदर एक छोटा सा 70 सीसी मोटरसाइकिल के बराबर का एक इंजन है जिसको के फ्यूल किया जाता है। वो 50 किलो तक का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और वो 2500 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है और बड़ा आराम से तय कर सकता है। यानी उसको काउंटर करने के लिए बाकायदा तौर पर बहुत ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है। जाहिर है आपके एयरफोर्स के जो तैयारे हैं वो एयरबोर्न रहेंगे। ड्रोन को काउंटर करना जो है वो आम अमली तौर पर नामुमकिन होता है। जाहिर है कि ड्रोन स्वैम्प जो है
जो एक टर्म है, जो अब एक नई टेक्नोलॉजी की टर्म है और डिफेंस में बहुत ज्यादा यूज हो रही है कि बहुत ज्यादा ड्रोन जो है वो किसी भी मुल्क की जानिब चला दिए जाएं, तो वो जो ड्रोन ज्यादा मारने की तादाद है, उसकी वजह से जो काउंटर करना या डिफेंस सिस्टम है वो अमली तौर पर नकारा हो जाता है। और जब वो नकारा हो जाता है तो फिर जो पीछे से आने वाले बड़े मिसाइल हैं यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो ज्यादा आसानी से टारगेट को हिट करते हैं और ज्यादा बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। तो ये वो स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से अब तक जो जंग है वो बड़ी ही मॉडर्नाइज्ड वॉर के तौर पर देखी जा रही है, और इसके अंदर दोनों साइडों का नुकसान, फाइनेंशियल भी और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी देखने में आ रहा है, जो कि किसी भी सूरत पे कम नहीं है। हाँ, डी एस्केलेशन पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि जंग का जो दायरा है वो वसी ना हो, क्योंकि अगर जंग का दायरा वसी होता है तो फिर सऊदी अरब को भी इसमें इंक्लूड होना पड़ता है, तो इनडायरेक्टली हमारा सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट है डिफेंस का, तो हमें भी उसमें इंक्लूड होना पड़ता है। तो फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। अभी तो ये चंद कंट्रीज तक जो है वो है, फिर चाइना, रशिया, वो उनकी अपनी प्लेसमेंट है, जो यूरोप है उसकी अपनी प्लेसमेंट है। तो ये प्लेयर्स जो हैं वो अब सारे सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, और जाहिर है जब पाकिस्तान के अंदर सब कुछ हो रहा है तो फिर पाकिस्तान से जो भी खबर निकले, पाकिस्तान से जो भी बात दुनिया के पास जाए, वो अहमियत रखती है और उसको दुनिया देखती है। यहाँ पर हमारे सारे जो साफी दोस्त अहबाब हैं वो भी इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत देते हुए सिर्फ वही बात और वही खबर मार्केट में ला रहे हैं जो जिम्मेदाराना खबर है, और ये इंतहाई खुश आइंद है और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इस तमाम का जो आपने एक स्ट्रेटेजी बताई, जिस तरह ड्रोन को यूज किया जा रहा है, फिर मिसाइल सिस्टम को जो यूज किया जा रहा है, और जिस तरह वो नुकसान पहुंचा रहे हैं अमेरिका को, इसराइल को, अब इसराइल की क्या सूरत है, कितना इसराइल ने इस वॉर से नुकसान उठाया है? सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद इसराइली इसराइल को छोड़कर जा चुके हैं। देखें, इसराइल को नुकसान तो हुआ है और बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान है। डेली एक्सपेंसेस अपनी जगह पे हैं, लेकिन इसराइल मुसलसल नुकसानात उठा रहा है। और इसराइल असल में ये चाहता है कि वो अपना नुकसान यूएस के ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर फॉरवर्ड कर दे, कैरी फॉरवर्ड कर दे। और अगर वो कैरी फॉरवर्ड करने में, अभी तक तो वो कैरी फॉरवर्ड ही है, लेकिन अगर अमेरिका और ईरान की जंग बंदी हो जाती है और ईरान इसराइल की जंग जारी रहती है और लड़ाई जारी रहती है, तो तमाम जो बर्डन है वो इसराइल के ऊपर आए। जाहिर है, आपको पता है कि लबनान के अंदर बड़ी उनके ऑपरेशंस जारी हैं, और जो लबनान के अंदर होने वाली डेविस्टेशन है, और फिर लबनानियों की तरफ से इसराइल की तरफ डेविस्टेशन है, फिर मिस्र की जानिब से क्या सूरत हाल निकलती है। जाहिर है मिस्र का डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद है, अब आ रहा है 29 तारीख को, और उसके बाद फिर क्या उसकी सूरत हाल निकलती है। तो ये बड़ा बड़ा क्रिटिकल मोमेंट ऑफ हिस्ट्री है, इसको कोई भी आसानी से या आम अंदाज में नहीं ले सकता। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आगे तक है, और उसके नताइज जो है वो इसराइल को भुगतने पड़ेंगे, नो डाउट, इसके अंदर कोई शक नहीं है। इसराइल के लिए इसमें सेफ पैसेज निकल सकता है, लेकिन वो उसी सूरत में है जब वो पुरानी जो स्टैंडिंग्स हैं, जो पुरानी ट्रीटीज हैं, जो पुरानी जगह हैं, वहां तक वो वापस जाए। लेकिन अगर वो उन मामलात में वापस नहीं जाता और अमेरिका ये समझने में कामयाब हो जाता है कि मेरा असल दुश्मन कौन है और असल दोस्त कौन है, तो फिर इसराइल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात आने वाली हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि गल्फ मिडल ईस्ट कहाँ पर खड़ा है इस तमाम में? मिडल ईस्ट बड़ा उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान करवा रहा है और इंटरनेशनल चीजें हो रही हैं, मिडल ईस्ट इसमें कहाँ पर खड़ा है? और देखिए, मिडल दूसरा ईस्ट सर, को, एक और चीज जो जी इसराइल जी, ने बात की है, वो इसराइल के एक इन्वेस्टर ने शायद वो यूएन में या कहीं इस तरह बात की है। उसने कहा है कि 15 सेकंड में वो जो अलार्म है वो बजता है और 15 सेकंड के अंदर वो मिसाइल आ जाता है। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है जो ईरान यूज कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 15 सेकंड वाली बात है, वो उनका जो अलार्म सिस्टम है वो तकरीबन नकारा हो चुका हुआ है। ईरान ने इतने मिसाइल मारे हैं कि उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था, वो कैसे अर्ली वार्निंग देता था कि वो मुख्तलिफ जो बेसिस थी ईरान और इसराइल के रास्ते में, उनसे वार्निंग देता था, और वो वार्निंग सिस्टम रिले होकर वहां तक पहुंचती थी, और वो इसराइली जो है वो पहले ही बंकर्स के अंदर चले जाते थे। अब ये हो रहा है कि चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं
और जो रास्ते में मौजूद डिटेक्शन सिस्टम्स हैं वो नाकारा हो चुके हैं। ईरान ने बार बार उनके ऊपर मिसाइल्स मारे हैं, बार बार उनके ऊपर हमले किए हैं और उसके नतीजे में वो नाकारा हो चुके हैं। तो जहां जहां वो नाकारा है वहां वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर रहा, और जहां जहां अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं कर पा रहा वहां वहां पहले बात पहुंच नहीं पाती, और उसकी वजह से जो इसराइल है उसको फिर अंडरग्राउंड होना पड़ता है, और वो फिर अंडरग्राउंड होने के लिए कम टाइम मिलता है। कुछ वाकयात में हमने ये भी नोट किया है कि जो मिसाइल्स हैं वो आकर इसराइल में तल अवीव में लग गए हैं, और फिर जो फुटेजेस हैं वो सामने आ गई हैं, और लोकल जो वहां के लोकल हैं उन्होंने वीडियोस पोस्ट की हैं कि जी कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो चला ही नहीं था। तो ये इंतजामी तौर पर बहुत बड़ा फेलियर है। टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर बहुत ज्यादा देर तक आप सस्टेन नहीं कर सकते। ग्राउंड ऑफेंस अपनी जगह पर रहता है, और चूंकि सरहदें एक दूसरे मुल्क के साथ नहीं लगती तो जहां भी जो कुछ भी होगा उसके नतीजे जो हैं वो बड़े ही अलग नौयत के होंगे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, फिर जहां तक आपने दीगर गल्फ कंट्रीज की बात की, तो जाहिर है देखें स्टेट्स मौजूद है, वहां पर अमेरिकन बेसिस हैं। अमेरिकन बेसिस के बाद अमेरिका को सपोर्ट हासिल है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट हासिल है, ग्राउंड सपोर्ट हासिल है, एथिकल सपोर्ट हासिल है, उनको सपोर्ट हर तरह की मौजूद है। फिर पेट्रो डॉलर एक पूरा एक सिनेरियो है जिसके अंदर पूरी एक गुफ्तगू है जो हो सकती है। तो इस तमाम तनाजुर के अंदर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो प्रेशर फील कर रही हैं। फिर एक और वाकया अभी रिसेंटली हुआ जब इसराइल ने बमबारी की तेहरान के अंदर, और वहां पर पाकिस्तानी जो दिफाई अमूर के लोग और डिप्लोमेट्स मौजूद थे, तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर बयान जारी किया गया पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान कतर नहीं है। इसकी इसकी जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जब कतर के ऊपर हमला किया गया तो कतर ने रिटेलिएट उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। तो पाकिस्तान ने उस तरह रिटेलिएट करेगा पाकिस्तान जिस तरह करना चाहिए। तो ये मैसेज बाकायदा तौर पर दिया गया, जिसके बाद कोई भी बम्बारमेंट पाकिस्तान के सिफारत खाने के नजदीक तेहरान में नहीं हुई। तो ये एक सिग्निफिकेंस है, और ये ही तमाम मामला हैं जिसकी वजह से जो गल्फ कंट्रीज हैं वो प्रेशर फील कर रही हैं, और उसका जो जवाब है वो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के मसूद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उस पर बताई, और जो अमेरिका इसराइल वॉर के हवाले से चीजें चली उन तमाम पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस दिया है। उम्मीद है आपको ये हमारी एक इंटरव्यू जो है ये पसंद आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और मसूद चौधरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।